सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आप देख सकती हैं आंगनबाड़ी महिला कार्मिकों ने सौंपा है लोकसभा अध्यक्ष को अपना मांग पत्र। तो आइए देखते हैं कहां की बहनें हैं और मांग पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, ये जागो जनमत में आर्टिकल प्रकाशित किया गया है। राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्षा शाहिदा खान के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, इनका 11 सूत्री मांग पत्र ओम बिरला को सौंपा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार जिनमें आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया प्रति माह दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेड 3 और 4 के कर्मचारी घोषित किए जाएं। मिनी केंद्र को जनसंख्या के हिसाब से बड़े केंद्र में परिवर्तित किया जाए और 10,000 रुपया मासिक पेंशन सहित सभी सुरक्षा लाभ और पीएफ काटा जाए। तब तक आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक अन्य राज्यों की तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर 3 लाख रुपया भी दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय सितंबर 2018 में वृद्धि किया गया था, जो आज तक केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई को देखते हुए मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई। वृद्धि की जाए और यहां पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्मिकों को योग्यता व अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक शिक्षक बनाया जाए। अन्य समस्या का ज्ञापन सौंपा जाए और माननीय ओम बिरला महोदय ने आश्वासन दिया कि मांगों का जल्द से जल्द उनको पूरा कराया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस तरह से जो यहां पर आश्वासन केवल और केवल मिला है, जैसा कि वो हर किसी को मिलता है और हर एक मंत्री हो या अधिकारी हो, सबका दायित्व है। और क्योंकि मना कोई करेगा नहीं, हर कोई यही कहेगा ताकि आने वाली जो भीड़ है वो खुश होकर के घर लौटे। इसीलिए आश्वासन देना ये इन लोगों का एक तरह से समझ लो कि यहां पर फर्ज समझो या जो समझो वो बन जाता है, लेकिन उसको पूरा करना भी इनका दूसरा फर्ज है। लेकिन दूसरा फर्ज नहीं निभाया जाता है, केवल आश्वासन देकर के कार्मिकों को घर भेज दिया जाता है। फिर समय पर समय बीतता है और उसके बाद दिए गए आश्वासन पर कुछ भी अमल नहीं किया जाता। इधर बात करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला सिवनी की तरफ से जारी 14 नवंबर का कल का एक लेटर, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर जैसा कि लिखा है, पोषण पुनर्वास केंद्र जिसको हम एनआरसी बोलते हैं, उसमें कुपोषित बच्चों को लक्ष्य के अनुसार भर्ती कराने के संबंध में ये लेटर आया है। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या लिखा। इनका कहना है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में निर्धारित बेड क्षमता के अनुसार प्रति महीना 100% बच्चों की भर्ती कराएं। समय समय पर कई बार मौखिक और लिखित निर्देश दिए गए, किंतु समीक्षा में पाया गया कि 14 नवंबर को 50% से कम बच्चे भर्ती कराए गए। आप विदित हों कि कुपोषण को दूर करना विभाग का प्राथमिक कार्य है। कलेक्टर महोदय तथा इस कार्यालय द्वारा बैठकों में पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों की समीक्षा की जाती है, किंतु इतने महत्वपूर्ण कार्य होने के बाद भी आपके द्वारा उक्त कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और यहां पर पदी उत्तराधित्व जो लिखा गया उनका निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं, जिसके द्वारा कृत्य जो है मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 के प्रतिकूल है, दंडनीय कृत्य है। और आपके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि समयावधि में प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण के एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर 2 नंबर में है, वेतन वृद्धि रोके जाने के लिए भी जो है नस्ती कलेक्टर महोदय को प्रेषित की जाएगी। तो यहां पर ये एक साफ शब्दों में कड़ी हिदायत एमपी में सिवनी जिले में दी जा रही है इस मामले में। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 10,000 सोलर पंपों का आवंटन उत्तर प्रदेश में होने वाला है। 13 नवंबर को एक ये आर्टिकल परसों ही जारी किया गया, परसों एक दिन और पहले आप कह सकते हैं 13 नवंबर को जारी किया गया। कुसुम योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 10,000 सोलर पंपों का आवंटन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत से किसान भाई होंगे, शायद वीडियो देख रहे होंगे, जो शायद इन चीजों का लाभ लेना चाह रहे हो। पहले आओ पहले पाओ, तो इसी की तर्ज पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप दिया जा रहा है। इस योजना में किसान को 40% राशि का भुगतान करना होगा। बची जो शेष फीसदी अनुदान है उसमें आधा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार पैसा देता है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप स्थापना के लिए पहले आओ पहले पाओ के तहत प्रदेश सरकार द्वारा
यहां पर 10,000 सोलर पंप आवंटित किए जा चुके हैं। साथ ही योजना के तहत विभिन्न क्षमता के सोलर पंपों की स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर होता है। किसानों को चालान के माध्यम से 40% धनराशि 1 सप्ताह के अंदर किसी भी बैंक शाखा में जमा करनी होती है। सोलर पंपों की स्थापना पर 30% केंद्र और 30% राज्य सरकार अनुदान देती है। 40% धन लाभार्थी जो किसान होगा उसको देना पड़ेगा। तो आप समझ लो आधे से भी कम का दामों में आपको पूरा जो है वहां पर सोलर वाला सिस्टम मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डील है। आगे देखो बीबीसी न्यूज हिंदी में एक ये आर्टिकल आया, सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। इसमें बीबीसी न्यूज ने ये पोस्ट किया, प्रधानमंत्री जी का ये है कि पीएम मोदी ने कहा कि आप मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए हम हजम कर लेंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं, लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये उन्होंने तब कहा होगा जब वो तेलंगाना गए होंगे। तो क्योंकि जहां कहीं जब जाते हैं कोई भी नेता जाए तो ऐसी ही चीजों का प्रलोभन किया जाता है और यही चीजें तो जनता को वहां की अपनी तरफ आक्रोशित करती हैं। अब वहां के लोग सोचेंगे हाय ये क्या कह दिया मोदी जी ने, मोदी जी को कोई भला क्यों कहेगा, खुद के लिए इतना इतना कह दिया, हम लोगों के लिए देखो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लोगों के प्रति इनका प्रेम समझ लो वहां पर बढ़ गया। बस यही एक मात्र कारण है। इसीलिए यहां पर इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा कि अब बाकी एक पोस्ट भी वायरल हो रही है बीबीसी की तरफ से। लोग मुझे पूछते हैं कि थकते नहीं हो, मैंने उनको समझाया कि मैं रोज 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर के न्यूट्रिशन में बदल जाती हैं। बताओ क्या कोई इंसान गाली अगर खा रहा है यानी सुन रहा है, क्या वो उसके अंदर न्यूट्रिशन का काम करेगा? अगर ऐसा है तो लिखने वाले ने क्या खूब ऊपर ये जो है रेड कलर से लिखा है, इस न्यूट्रिशन को भारत के कुपोषित बच्चों में वितरण कर दिया जाए तो शायद भारत से कुपोषण ही मिट जाए। तो आप देख रहे हो इतनी भारी तादाद में अपने देश में कुपोषण है, इतने ज्यादा अति कुपोषित श्रेणी के भी बच्चे हैं। अब उनको एनआरसी में भर्ती क्यों कराया जाए? उनको भी ऐसे ही बिठा करके थोड़ी 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो जो भी हो गालियां दे दो, उसके बाद उनका भी शायद न्यूट्रिशन में वो बदल जाएगा और वो भी शायद सुपोषित हो जाएंगे। तो ये इनका अलग ही एक अंदाज रहता है, क्या कह रहे हैं वो खुद नहीं जानते। जैसे वो वाले नाले वाले से पानी से चाय बना लेना, ये यानी उससे गैस जो है सिलेंडर जला लेना यानी आग जला लेना, तो इनका तमाम बार ऐसे ही मैटर आता। लेकिन वही कहते हैं ना कि जो सत्ता में है वही राज करता है। और यहां पर जब भी कुछ विपक्ष कहेगा तो धड़ल्ले से ट्रोल होगा, लेकिन अगर मोदी जी कहेंगे तो कोई नहीं होगा। आंख बंद करके लोग भरोसा करेंगे और उसको अपने हिसाब से समझ लेंगे। ये चीजें यहां पर ज्यादा चलती हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। कुसुम तिवारी जी हैं, गोंडा से आती हैं और उनके द्वारा ये भेजा गया कि यहां पर समूह कोरोना काल से ही अपने आवास से स्वयं वितरण करता है पोषाहार का, और 9 महीने से स्कूल से वितरण करता है। अवशेष बचा आहार अपना अब उस पर अधिकार रखता है। बोलने पर आंगनबाड़ी को चोर बताता है। तो ऐसी चीजें, तो देखो इस बारे में मेरा यही कहना है कि आप शिकायत करिए, डीपीओ से शिकायत करिए लिखित में कि ये समस्याएं हो रही हैं। डीपीओ ना सुने तो डीएम से करिए, ये आपकी जो है यहां पर जिम्मेदारी है, क्योंकि केवल दिखा देने मात्र से कुछ नहीं होगा और आपके बिना लड़े कुछ होगा नहीं। तो आप लड़ो, डीएम से इस मामले की शिकायत करो, लिखित में करो। और रही बात अवशेष की, तो आप उतना उठाओ जितना आपके लाभार्थियों को चाहिए। आपके जितने लाभार्थी हैं उसके अनुसार आप उनसे हासिल करो। नहीं देते हैं, स्वयं से करते हैं तो शामिल ना हो, क्योंकि वो वितरण आपकी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। रजिस्टर मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप उसमें शामिल नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए ऊपर लिखो और उनको सारी चीजें बताओ, साफ सुथरे तरीके से जांच हो जाएगी। मार्च तक 40 लाख बांटे जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। एक ये भी यहां पर आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, लखनऊ से खबर है। स्वामी विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जाएगा। अरे देखो ये क्या ना कर दें और क्या ना ये कह दें। पिछले वालों में बहुत से बच्चे अभी रह गए हैं, उनको तक ये अभी दे नहीं पाए। अब आगे के लिए ये कुछ और बता रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समीक्षा बैठक में बिना भेदभाव हर पात्र विद्यार्थी को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा करके 5 वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को इससे लैस करने के निर्देश दिए। और पिछले साल हमारा भी बीएड था, क्या मिला? नहीं मिला। बीएड किया, नहीं मिला। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्कूलों में हैं जिनको मिला ही नहीं, उनके स्कूलों में बटा ही नहीं। योजना के तहत 5 वर्ष में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाने हैं। और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ओर से अनुपूरक बजट में इस वर्ष करीब 40 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बजट की मांग रखी जा रही है। तो देखो ये अच्छी चीजें हैं, ये
अगर मिल जाती हैं तो ठीक है, किसी न किसी के कुछ काम आएगा विद्यार्थियों को, खास तौर पर पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अब ऑनलाइन क्लास से ले रहे हैं और ज्यादातर माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है कि वो उनको मोबाइल खरीद पाए, और मोबाइल भी जो है नया हो या पुराना हो, इस तरह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर मिल जाएगा तो बच्चों को एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है लेकिन देती नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिनको पिछली बार ही नहीं मिला। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ट्वीट आया, प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से धान की खरीद होगी। ये 13 नवंबर का ही आर्टिकल है यूपी गवर्नमेंट का। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे किसानों से धान की खरीद शुरू। अब देखो, लिखा गया है कि धान खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में धान की सामान्य श्रेणी के लिए जो 2040 रुपया और ग्रेड ए के लिए 2060 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया। राज्य सरकार ने इस बार किसानों के लिए कई नई व्यवस्थाएं की हैं। इस तरह से ये मैटर सामने आया है। तो आगे फिलहाल ले चलते हैं। आगे एक ये है, मलेरिया की तरह आशाओं को दी जाएंगी रैपिड किटें। तो रैपिड किटें यहां पर मिलेंगी। रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव होने पर एलाइजा टेस्ट को सैंपल वहां पर जाएगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं, रैपिड किट से संदिग्ध की जांच के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसका सैंपल एलाइजा टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो यहां पर है उनकी तरफ से के मैटर है, फतेहपुर में ये निकला है। तो डेंगू पर वार, इस तरह से चीजें चल रही। तो मलेरिया है, ये सब है। अब एक चीज बता दूंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कई बुखार है या कई बीमारियां हैं ऐसी जो फैलेंगी। अब बेचारे ऐसे ही लोग, चाहे वो आशाएं हो, चाहे उनमें फिर आंगनबाड़ी को जो धकेल देंगे, ऐसे कामों में लगा लगा करके उनको भी ऐसे ही जोखिम वाले कामों में डाल देंगे। अब यहां पर आपने देखा, हाईकोर्ट ने साफ ऑर्डर दिया कि बहनों से इनको अन्य विभागों के काम ना कराया जाए। इनके पास पहले से जो है जिम्मेदारी भरे काम है। मान लो अगर ये ऐसे कामों में इनको लगा दिया गया इनके साथ में, जहां पर बीमारियों वाले लोगों के पास जाना है और ये सब करना है, कल को कार्यकर्ती अगर चपेट में आ गई बुखार में और उनके संपर्क में फिर गृह भ्रमण वाले में जैसे गर्भवती महिलाएं आ गई, धात्री माताएं आ गई, तो फिर आप सोचो कि उन पर क्या असर पड़ेगा। या फिर उनके आंगनबाड़ी में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे हो गए, तो अगर वो ऐसे से जोखिम भरी चीजों के काम करती रहेंगी इधर उधर के, और उनसे वो खुद वहां पर संक्रमित हो गई, तो फिर वो उनके जरिए और भी जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बढ़िया बढ़िया जो है कामों की, वो भी वहां पर प्रभावित होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं इस बारे में हाईकोर्ट का डिसीजन अच्छा था, लेकिन अब देखना यह है कि समस्त जिलों के डीएम और हमारा विभाग और जैसे कि निदेशालय से लेटर वेटर कब आते हैं और क्या कड़ी हिदायतें इस बारे में आती हैं कि इनको कार्यमुक्त अन्य विभागों से किया जाए। तो फिलहाल के लिए आज का ये वीडियो यहीं तक। अगले